Hello and welcome to CLAT GK series lecture 2. I am Vikas Trivedi and here I am with a new topic. In the last video we have tried to see so many important schemes and act. Now here I am with the All India Survey on Higher Education, which is shortly known as the AISHE. ओके तो इसके बारे में देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन की इसमें बात कही जा रही है। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में वो सारी चीजें होती हैं जो आपके इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर होती है, आपके 12th के लेवल से ऊपर होती हैं। तो देखिए इसमें जो आपको जानने वाली बात है वो बात यह है कि अगर हायर एजुकेशन की बात की जा रही है तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है। तो कैटेगरी हम देखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें कि ये जो है न्यूज में क्यों आ रही है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलीज्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन फॉर द ईयर 2018-19। यहाँ पर देखिए स्टैटिक जीके का एक पॉइंट आपको मिल गया। मैंने आपको बताया था एक एक लाइन से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि स्टैटिक जीके का कौन सा पॉइंट बन सकता है, क्योंकि करंट की अगर हम बात करें तो करंट से रिलेटेड तो आपका पैसेज होगा ही। आगे देखते हैं। इसमें जैसा मैं बता रहा था कि पहला जो क्वेश्चन बनता है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ ऑन हायर एजुकेशन, ये किसके द्वारा डेटा रिलीज किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे या अपनी कॉपी पे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा आईशी को जो है रिलीज किया जाता है और ये जो रिपोर्ट आई है ये 2018 और 19 के लिए आई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। एचआरडी कंडक्ट्स एन एनुअल वेव बेस्ड, देखिए कैसी है ये वेव बेस्ड स्कीम है तो इंपॉर्टेंट है, सिंस 2010-11। यानी इस यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया, दूसरा स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन गया है कि आईशे कब से शुरू है। तो 2010 और 11 से ये वेव बेस्ड इसका जो है क्या कहते हैं आप कह सकते हो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन शुरू किया गया है। सर्वे कवर्स ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच आर कैटेगराइज्ड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मैंने आपको कहा था कि ये जो है 12th लेवल से ऊपर की बात है तो इसमें अलग अलग हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में ही सर्वे होगा। तो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरी दी गई है। यूनिवर्सिटी लेवल पे दिया गया है इसमें सर्वे, कॉलेज लेवल पर और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन का मतलब एक सिंगल इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही रेपुटेटेड है या उसकी रेपुटेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में ये चीज बताई गई है। तो अब ये जो आईशी का जो सर्वे हुआ है इसमें हम देखते हैं कि फाइंडिंग्स क्या है और यही फाइंडिंग्स आपके करंट का डेटा बनाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट की हम बात करें, एडमिशंस की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको शॉर्ट में जीईआर बोलते हैं इन हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज राइजन मार्जिनली। चलिए एक अच्छी बात, एक अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है कि जो शिक्षा है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है हायर एजुकेशन में और इसमें मार्जिनली हम ये देखते हैं कि इंप्रूवमेंट हुआ है। 2017-18 की बात करें, ठीक इससे पहले साल की बात करें तो 25.8% था, लेकिन अगर 2019 18 और 19 की हम बात करें तो ये महज 26.3% था। यानी मार्जिनली राइज हुआ है, बट राइज हुआ है, दैट इज द गुड न्यूज। विद मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग 26.3% एंड वीमेन 26.4%। देखिए यहाँ आप कह सकते हो कि वो जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक बहुत बड़ा अभियान बनाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके तहत आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेन है वो 26.3% एनरोल्ड हुए और जबकि वीमेन की हम बात करें तो 26.4। तो ये भी एक गुड न्यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट के दो तीन डेटा आपको मिल गए हैं कि ये 2017-18 से अगर हम बात करें तो ये जो चीज है ये राइज हुई है एनरोलमेंट। और अगर हम वीमेन का पार्टिसिपेशन देखें दैट इज मोर देन द मार्जिनली मोर देन द मेंस पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट अगर हम दूसरे नॉर्म्स पर आए, दूसरे स्टेटस पे आए, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन देखते हैं इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम 903 इन 2017-18 टू 993 इन 2018-19। देखिए आप देख सकते हो सीधे सीधे जो है यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज नई जुड़ चुकी हैं। 903 थी अब 993 हैं, यानी अब कितनी स्कीम्स और कितनी नई यूनिवर्सिटी जुड़ गई, 90 नई यूनिवर्सिटी खुल गई है। ये भी अच्छी बात है कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं जेंडर गैप की हम बात करें, नैरोइंग जेंडर गैप।
पहले चीज से तो आपको थोड़ा सा पता ही चल गया होगा कि जो वीमेन का जो है पार्टिसिपेशन है या गर्ल्स का जो हायर एजुकेशन के प्रति जो झुकाव है वो मेन से ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर जेंडर गैप की अगर हम बात करें, नियरली 51.36% ऑफ एनरोल्ड आर मेल and 48.64 are female, indicating narrowing gender gap in higher education। ये भी अच्छी न्यूज है। देखिए ये इसमें जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं सब बढ़िया बढ़िया आंकड़े दिए जा रहे हैं। एक पॉजिटिविटी हमें अपने देश की दिखाई पड़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद सोशल बैकवर्डनेस की बात करें, देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये सोशल बैकवर्डनेस जो है इसको हटाने की कोशिश करती है और इसके लिए आप जानते हो बहुत सारी स्कीम्स भी बनती रहती हैं। आप देखते हैं एससी एसटीज के लिए जो है स्पेशल कमीशन भी बनाया गया है। और देखिए पहले ओबीसी के लिए स्पेशल कमीशन नहीं हुआ करता था, बट ओबीसी के लिए भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये बना दिया गया है। तो यहाँ पर सोशल बैकवर्डनेस की हम बात करें तो एससी एसटी स्टूडेंट एनरोलमेंट इज 14.89% एंड 5.53%, यानी एससी का जो एनरोलमेंट है वो लगभग आप 15% कह सकते हो और जो एसटीज का एनरोलमेंट है वो 5.5% से ज्यादा है। अमंग माइनॉरिटीज में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? मुस्लिम आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। तो माइनॉरिटीज के स्टेटस अगर हम देखें, among minorities 5.23% student belong to Muslim category and 2.32% to other minority communities। यहाँ पर आप देखिए कि पिछले साल से जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ा सा अच्छा ही हो रहा है। ज्यादा तो हम नहीं कह सकते लेकिन बट सुधार की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी की स्टैटिस्टिक्स क्या है हायर एजुकेशन के संदर्भ में। कॉलेज डेंसिटी पूछा जा सकता है, भाई कॉलेज डेंसिटी कैसे हम जो है देखेंगे या किस स्टेट में कॉलेज डेंसिटी बढ़ी है या घटी है। दैट इज नंबर ऑफ कॉलेज पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन। यहाँ पर कॉलेज डेंसिटी का आपको एक जो पर्टिकुलर एक जो परिभाषा हो सकती है वो आपको मिल गई। कॉलेज डेंसिटी पूछी जा सकती है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कॉलेज डेंसिटी का मतलब है कितने एलिजिबल पॉपुलेशन पर कॉलेज डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलेज पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, तो ये आपको जो है अपने दिमाग में रखना है। जैसे अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें वो 1000 मेल पर फीमेल कितनी है, इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ कॉलेज डेंसिटी आ गई। वेराइज फ्रॉम 7 इन बिहार टू 53 इन कर्नाटका एज कंपेयर टू द ऑल इंडिया एवरेज ऑफ 28, यानी जो डेंसिटी है वो 28% की आपकी बढ़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ओनली 2.5% कॉलेज ऑफर्स पीएचडी प्रोग्राम एंड 34.9% कॉलेजेस ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम। आप ये देख सकते हो कि ये पूरा डेटा बता रहा है कि भाई ये बताइए पीएचडी कितने जो है कॉलेजेस से ऑफर हो रही है और कितने कॉलेजेस से पीजी ऑफर की जा रही है। तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो। प्यूपिल टीचर रेशियो इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज 29 इफ रेगुलर मोड एनरोलमेंट इज कंसीडर। देखिए एनरोलमेंट की हम बात करें तो बहुत सारी डिस्टेंस लर्निंग पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो क्लास में मौजूद बच्चे हैं उन पर टीचर और पीपल का जो है रेशियो निकाला जा रहा है। Total number of foreign students enrolled in higher education is 47,427. It is big achievement for Indian government कि we can fetch so many foreign students in our universities। और हाल में ही जो है गवर्नमेंट ने जो है फॉरेनर स्टूडेंट्स को जो है बुलाने के लिए एक नई स्कीम भी निकाली। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये नई स्कीम कौन सी है, मुझे चाहिए आप लोगों की तरफ से, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इज अप्रोक्सीमेटली 47,500। Highest share of foreign student comes from neighboring countries led by Nepal, followed by Afghanistan, Bangladesh, Sudan, Bhutan and Nigeria। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बना कि बताइए भारतीय हायर एजुकेशन में जो बाहर से विद्यार्थी आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? तो आपका वो जो आंसर होगा वो नेपाल है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे डेटा हमको मिल रहे हैं। क्या इस पर क्वेश्चन भी है? हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चूंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए जो है आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए इसके आंसर क्या होगा। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोगों से आंसर चाहिए। अगले वीडियो में मैं इनके आंसर आपको दूंगा।
ये मत सोचिए कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा, अगले वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, ओपन यूनिवर्सिटी, वैसे तो बहुत पुरानी पुरानी हमारे यूनिवर्सिटी है, बीएचयू हो गई, उसके बाद अगर प्राचीन भारत में हम चले जाएं तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन भारत में पहली ओपन यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश की गई, तो ये आपको बताना है। दूसरा, देखिए यहाँ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो काफी कुछ अंग्रेजों के आने के बाद बदला गया। तो यहाँ पर आपके सामने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। देखिए यही स्टैटिक जीके आपकी पैसेज, करंट का पैसेज है, लेकिन दे क्या दिया गया, स्टैटिक जीके हिस्ट्री का। देखिए वर्तमान में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, करंट अफेयर्स इज नथिंग बट इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट। तो पास्ट में करंट अफेयर्स का कोई बैकग्राउंड होगा तभी तो वो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि कोई नया इन्वेंशन हो गया है। तो इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इन्वेंशन भी तो बहुत पुराने समय से लोग लगे होंगे। तो यहाँ पर दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है, इट इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इट इज डिक्लेयर्ड दैट द एम ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी वाज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है अगर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज अमंग टॉप 100। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पैसेज आपको दे दिया गया है और हायर एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। तो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज हैं तो यूनिवर्सिटी की कोई रैंकिंग तो होगी। तो यहां अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है, या जो है कहते हैं आईआईएससी बेंगलुरु है, या कोई नहीं है, या सारे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे आपके सामने जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन से इंस्टीट्यूट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर सर्वे से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है, इन विच कोर्स highest number of undergraduate student get enrolled। तो यहाँ पर आपका आंसर है, देखिए जनरली उसमें मैंने आपको बताया नहीं था, तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे दिया है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। साइंस में जो एनरोलमेंट हुए हैं वो अपेक्षाकृत कम हुए हैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से। यहाँ पर आगे देखें, इन विच स्टेट मोर गर्ल्स वर एनरोल्ड देन मेल काउंटर पार्ट इन हायर एजुकेशन। तो थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए हो जाता है, इसलिए जो टिपिकल थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है उसके लिए मैंने आपको आंसर दिए हैं। तो ये आपका आंसर ये सही है और इसमें आपका आंसर ये सही है। तो ये देखिए आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हुए। अब देखते हैं आगे क्या मुद्दा है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने आ गया है और वो मुद्दा आ गया है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, शॉर्ट में पीएम जय इसको बोलते हैं। न्यूज में क्यों आई, क्योंकि देखिए भाई ये योजना तो पहले से चल रही है ना, तो अभी इस योजना के बारे में देने का क्या फायदा था, फायदा था क्योंकि ये न्यूज में है। इसमें आप देखते हैं कि गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर केरला, आंध्र प्रदेश हैव emerged the best performing state with free secondary and tertiary treatment worth nearly 7,901 crore availed under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए आपका जो जो पैसेज है वो करंट से रिलेटेड है, बट इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो स्कीम से ही बनेंगे, ये याद रखिए। तो आयुष्मान भारत के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पर मैं सारा डेटा आपके लिए आयुष्मान भारत से रिलेटेड मैं लेकर आया हूँ कि कब कब कहाँ क्या हुआ। तो देखते हैं आयुष्मान भारत के बारे में क्या दिया गया है। Ayushman Bharat, a flagship scheme of Government of India, was launched as recommended by National Health Policy 2017 to achieve the vision of universal health coverage। देखिए ये जो आपकी दो लाइनें दी गई ना बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इन्हीं में से आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया। पहली बात तो ये फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा जो आधारभूत क्षेत्र हैं, जो जो आप कह सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिसपे गवर्नमेंट को खर्च करना ही है, स्कीम बनानी है, वो सब फ्लैगशिप है। जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, जैसे आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, और किसानों के लिए योजनाएं हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी सेक्टर हैं ये प्रायोरिटी बेस्ड सेक्टर हैं, तो इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम बनाई जाती है उनको हम फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज हमारे सामने आती है कि ये कैसे लॉन्च हुई। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी
जो 2017 में बनाई गई थी। ये देखिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई थी? तो 2017 में जो बनाई गई थी, इसके तहत आयुष्मान भारत को बनाया गया, लॉन्च किया गया। और इसका जो विजन है, वो विजन क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे सीधे आपसे, क्योंकि आप इसके क्लैट के अलावा अन्य भी एग्जाम देंगे, इस वजह से आपके लिए जानना जरूरी है कि आयुष्मान भारत का जो विजन है वो क्या है। तो यूएचसी यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। फिर देखते हैं द सेकेंड कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत इस पीएमजे। पीएमजे क्या है? देखिए भाई, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएमजे बनाया गया है, जय जन आरोग्य योजना। यानी इसमें जो एम है, प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर year for secondary and tertiary care hospitalization to cover 10.74 crore poor and vulnerable families। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम जन आरोग्य योजना का जो मेन एम है वो क्या है? ये हेल्थ कवरेज है 5 लाख का। इतनी बड़ी योजना किसी भी देश के द्वारा नहीं बनाई गई। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम एवर, यू कैन से। ओके, और पुअर फैमिली के लिए बनाई गई। देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज अंडर द स्कीम। फैमिली एक दो लोग हो चाहे 10 लोग हो, डजेंट मैटर। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख का कवरेज जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, एनरोल करा के उठा सकते हैं। तो स्कीम वाज अर्लियर नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बिफोर इट वाज रिक्रिस्टन टू पीएमजे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भाई। पीएम जन आरोग्य योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपके सामने नाम लिखा है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है या स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसकी प्रीकर्सर योजना कौन सी थी? यानी ये पहले किस योजना के नाम के तहत चला करता था? स्वच्छ भारत मिशन तो बाद में जो है आपका बनाया गया है ना। जब बीजेपी की फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट आई थी, तब स्वच्छ भारत मिशन आया था। लेकिन इसके पहले भी इस तरह की सफाई योजना कोई चल रही थी, तो किस नाम से चल रही थी, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आगे बढ़ते थे। हाउस होल्ड इंक्लूडेड आर बेस्ड ऑन द डिप्राइवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। यानी 2011 की जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी, उसमें वो सारे लोग जो है क्या कहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं है, उन सारे लोगों को ये योजना पूरी तरह से कवर करती है। और आगे का इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट सबस्यूम द ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किन दो योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। यहां पर एक प्रश्न आपका और बन जाता है भाई कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब बनाई गई? तो ये सन 2008 से चल रही है, जिसको अब सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के साथ मिलाकर पीएमजे बना दिया गया है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बट इसमें जो टोटल खर्चा आएगा वो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा बियर किया जाएगा। और यहां पर आप देखिए, पीएमजे प्रोवाइड्स cashless and paperless access to services for the beneficiary at the point of service in any empaneled hospital across India। जो कुछ भी पैसा दिया जाएगा वो कैसा होगा? कैशलेस होगा और पेपरलेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की आशंका जो है वो बहुत नगण्य हो सकती है, नेग्लिजिबल हो सकती है। सो दैट्स व्हाई कैशलेस ट्रांसफरिंग एंड पेपरलेस वर्क इज नाउ प्रमोटिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आगे देखते हैं। स्टेट आर फ्री टू चूज द मॉडलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। they can implement the scheme through insurance company or directly through the trust society or mixed model। mixed model का मतलब क्या होता है? mixed model का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो these were all the data was related to the आयुष्मान भारत। अब देखते हैं क्या इस पर कोई क्वेश्चन भी है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और क्वेश्चन चूंकि बड़ी स्कीम है, इसलिए जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं। पहला जो स्ट्रैटेजी जीके का क्वेश्चन बनता है, देखिए करंट के तो डेटा आपके पास आ गए ना, आयुष्मान भारत के बारे में आपको लगभग पता है, लेकिन आयुष्मान भारत से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो स्टैटिक जीके के बनेंगे।
करंट का क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन से स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, या इसमें किस तरह का कवरेज होता है, ये सारी चीजें। तो विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया, ये मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन है, और अब इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली आगे आने वाले समय में पूछे जाएंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इट प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया है। इसमें जो इस स्कीम के बारे में जो मैंने डिटेल दी, उसमें ये टॉपिक था, ये लाइन थी, तो इसलिए पहले सही है। इट प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। एग्जैक्टली ये है, ये भी दूसरा भी सही है। और तीसरे की हम बात करें, प्राइमरी हेल्थ केयर PHC सेंटर्स एंड सब सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस प्रोग्राम। जाहिर सी बात है, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया ये स्कीम चल रही है, फ्लैगशिप स्कीम है, तो प्राइमरी लेवल पे तो हॉस्पिटल खोले ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन आएंगे, वो तीनों ऑप्शन आपके सही है। उसके बाद आयुष्मान भारत कब लॉन्च की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी योजना से अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि भाई फला योजना कब लॉन्च की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में की गई थी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ डेट भी डाल दी है, 23 सितंबर 23 सितंबर 2018। ये आपका सही आंसर है। द आयुष्मान भारत स्कीम विल सबस्यूम विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल स्कीम्स। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था ना, अगर हम पैसेज में जाएं, तो पैसेज अगर हम देखें तो पैसेज में क्या है, ये देखिए यहां पर आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाएगा। इट सबस्यूम द ऑनगोइंग सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ। तो क्या ये सही है, या ऑप्शन हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हम देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, जी हाँ। पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये मिल रहा है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरा हम देखते हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी मैंने आपको पैसेज में बताया था। तो पहला और दूसरा, ओ सॉरी, पहला और तीसरा इसमें मिल रहा है, तो हम पहले और तीसरे को ही टिक करेंगे। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ये आपके देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें और भी क्वेश्चन है? यस, बिल्कुल क्वेश्चन है। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर रिक्वायर्ड टू सेट अप SHA फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। SHA का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक हेल्थ एजेंसीज। तो ये बनाई जाएंगी, इसके आधार पर सारी गणनाएं की जाएंगी, डेटा लाया जाएगा, उसके बाद कितने लोगों को एनरोल करना है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के काम यही होते हैं। द गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद विच एंटिटी टू मेक द प्रोसेस कैशलेस। देखिए कैशलेस की बात आई थी, पेपरलेस की बात आई थी, तो गवर्नमेंट किस पर्टिकुलर एजेंसी के साथ मिलकर जो है इस पूरे प्रोसेस को कैशलेस बना रही है, तो वो आपका है एन नीति नीति आयोग। और NPCI क्या है, जितने भी आपके पेमेंट होते हैं, डिजिटल पेमेंट होते हैं, समझ रहे हैं आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, आप पेटीएम करते हैं, आप जो है क्या कहते हैं गूगल पे करते हैं, उसके लिए जो बीच का चैनल होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, गवर्न किया जाता है, NPCI नेशनल पेमेंट सिस्टम के द्वारा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, NPCI के द्वारा पूरी तरह से इसको गवर्न किया जाता है। और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 2 मेजर इनिशिएटिव, namely National Health Protection Scheme and Health and Wellness Center as the 2 flagship scheme program with the aim to build new India। यानी इसका जो एम है, वो एम कब तक पूरे होने की बात है, तो 2022 तक पूरे होने की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है, जो आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं वो मैंने इससे तो उठाए हैं, बाकी आपके करंट से भी उठाने की मैंने कोशिश की है, स्टैटिक जी को तो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो ये आपके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। अब आयुष्मान भारत से रिलेटेड इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां से आप पूछ सकते हैं। देखते हैं आगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये किसी विशेष वर्ग को अधिकार दिलाने से रिलेटेड है। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात करें स्त्री और पुरुष की, तो इनको हमारे देश में या हर जगह हम वर्ल्ड की बात करें पूरी तरह से अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश की अगर हम बात करें, तो ऐसे लोग जो जिसमें जिनके अंदर कुछ शारीरिक क्षमताएं या जो है कुछ शारीरिक कमी है, उनको एक अच्छी दृष्टि से, या आप कह सकते हैं उनको अभी तक
पूरी तरह से अधिकार नहीं दिए गए थे जैसे हमें और आपको दिए गए हैं। तो उनके अधिकारों की बात की गई है, और ये मानो कि अगर हम अस्तित्व के बारे में बोलें तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट जो है उठाया गया था। और फाइनली इसमें 2019 की हम बात करें तो ऐसे सारे लोग जो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, यूनक्स हैं, उनको पूरी तरह से राइट दिए गए हैं। अब उनको वो सारे राइट अवेलेबल है जो हमें और आपको है। तो इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। न्यूज तो बस इतनी है कि जो है ट्रांसजेंडर के लिए जो है जो राइट्स के लिए जो मुद्दा चल रहा था, उसके लिए एक्ट बना दिया गया, पार्लियामेंट से वो पास कर दिया गया है, और राष्ट्रपति ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन बनेंगे, इसके बैकग्राउंड से बनेंगे। तो बैकग्राउंड क्या है इसका? इन 2014, इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब ये नालसा क्या, नालसा का आप चाहो तो फुल फॉर्म आप लिख सकते हो। तो नालसा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और नालसा की अगर स्थापना की बात करें तो 1995 में नालसा को बनाया गया था। ये आपकी स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट हो गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो ये नालसा से रिलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड अ ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। देखिए, ये मुद्दा उठाया गया था। अ प्राइवेट मेंबर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यही बेस है। यहां से जब मुद्दा उठाया गया तो प्राइवेट मेंबर बिल आया था। अब यहां पर बात ये आती है भाई, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सारे लोग एमपी होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट एक जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके एमपी होते हैं, और जनरली वो एमपी मिनिस्टर्स भी बनाए जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो एमपी है और मिनिस्टर है, दैट इज कॉल्ड एज द पब्लिक मेंबर इन पार्लियामेंट। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एमपी है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि प्राइवेट मेंबर से अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर क्या होता है। तो पब्लिक मेंबर वो व्यक्ति है जो मिनिस्टर है, एमपी भी है, और प्राइवेट मेंबर वो व्यक्ति है जो मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एमपी है। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये किसी के हक की बात की जा रही थी, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल को कंसीडर किया गया। तो आगे देखते हैं। अ प्राइवेट मेंबर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा इन 2014 टू गारंटी राइट्स एंड प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स फॉर transgender person. It was passed in Rajya Sabha but was not taken up in Lok Sabha. The Transgender Protection Rights Bill 2016 in Lok Sabha, ये यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। इट वॉज रिफर टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए, लोकसभा में आने के बाद यहाँ पर भेज दिया गया। हाउएवर द बिल लैप्स्ड विद द डिसोल्यूशन ऑफ 16th लोकसभा। 16 लोकसभा की अगर हम बात करें तो डिसॉल्व हो चुकी थी क्योंकि चुनाव होने वाले थे। यहाँ पर जो केस था उसकी मांग क्या थी, क्यों ये केस किया गया था, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेमवर्क वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर्स राइट। द राइट टू चूज वंस जेंडर इज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड लाइफ विद डिग्निटी। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आप हमें बताइएगा जो है कमेंट बॉक्स में। वैसे ये आर्टिकल 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी खत्म नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और है, वो आप बताइएगा। इसका तो आंसर मैंने आपको दे दिया। द राइट द थर्ड जेंडर टू बी इंक्लूडेड इन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्म। बिल्कुल, आप देखते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने अब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन आते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। टू चूज फ्रॉम वन ऑफ 3 genders was mandated to be only the person's choice। आपके ऊपर है, आप क्या फिल करते हो। आप मेल फिल करो, फीमेल फिल करो या ट्रांसजेंडर फिल करो, और ये आपको आजादी दे दी गई है। इट प्रोवाइडेड फॉर एवेन्यूज ऑफ रिजर्वेशन विद इन द ओबीसी कोटा टू दिस मार्जिनलाइज सेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। इसमें क्या किया गया है, ये जो ट्रांसजेंडर है इनको अधिकारों की अगर हम बात करें, क्योंकि इनके अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है भाई,
तो अपलिफ्टमेंट में हमारे यहाँ तो आरक्षण की तो प्राचीन पद्धति चली आ रही है, तो इनको भी भाई आरक्षण दिया जाए, तो इनको ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है। It was suggested that a commission to protect right of this community must be set up just like National Commission for SC/ST। इनके लिए भाई इनके राइट्स, इनका कोई जो है इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर SC/ST की तरह इनके लिए एक कमीशन भी बनाया जाएगा, और वो कमीशन किस नाम से होगा? NCT, यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। अब यहाँ पर ये आपका देखिए, ये तो अधिकारों की बात की गई थी, ये सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन एनसीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और ये पूछा जाएगा कि भाई एनसीटी का अगर गठन किया जाए तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से मेंबर है। द एनसीटी विल कंसिस्ट ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, ये आपको पता होना चाहिए इस समय कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और स्टेट फॉर सोशल जस्टिस, ये मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये चूंकि ये स्टेट मिनिस्टर है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये होना चाहिए, और वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो देखिए एनसीटी में इतने का जो है एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था कभी कि नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर होते वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन बनते थे ना, तो एनसीटी के बारे में भी पूछ लिया सकता है, क्योंकि ये करंट की चीज है। तो अब देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। ये देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें आपको आंसर मैंने दिए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। द एम of this particular act is to stop this discrimination against the transgender person। क्या इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है? आप ये देख सकते हो, आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है, क्या ट्रांसजेंडर के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो इसको स्टॉप करने के लिए एक्ट बनाया गया है। दूसरा, इट स्टेट दैट अ पर्सन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जी दोनों ये सही हैं, यानी आपका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल ये लाया कौन था, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। विच मिनिस्टर ऑफ द द्रविड़ मुनेत्र काजम पार्टी, या इसको शॉर्ट में देखिए, मैंने पूरा नाम लिखा बट इसको डीएमके लिखा जाता है, डीएमके। ठीक है, तो ये जो डीएमके है, डीएमके का कौन सा मिनिस्टर था जो ये प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया था? तो इसमें आपके सामने देखिए आंसर लिखा हुआ है, तिरुचि शिवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो हु इज द हेड ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कौन हेड होगा कौन वाइस हेड होगा। चेयरमैन होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, ये चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन ठीक उसी की रेप्लिका जो स्टेट में है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस, ये उसका वाइस चेयरमैन होगा। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग भी लोग होंगे, सेक्रेटरी होगा सोशल जस्टिस का। तो ये सारे एनसीटी के जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, सारे मेंबर होंगे। आगे देखते हैं कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये है, बिल्कुल है साहब आपके सामने क्वेश्चन। इन अ फर्स्ट फॉर मध्य प्रदेश, अ ट्रांसजेंडर पर्सन recently took over the responsibility as the personal secretary to the director of social justice and disabled person welfare in the state। what is the name? देखिए मध्य प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति एक पब्लिक अथॉरिटी बनाया गया है, क्या नाम है उनका? तो ये नाम है संजना सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसमें ट्रांसजेंडर को एक पब्लिक ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2018 the Supreme Court of India decriminalized homosexuality by declaring of, अब गैप है, of the Indian Penal Code unconstitutional in respect to consensual homosexual sex between the adult। तो इसमें कौन से जो है क्या कहते हैं
आईपीसी की किस धारा को जो है आप कह सकते हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है मुद्दा था, इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जिसमें बहुत सारे एलजीबीटी कम्युनिटीज के लोग जो है सड़कों पे उतर आए थे। तो ये तो आपको पता ही होगा, सेक्शन 377 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट दिस एक्ट? इस एक्ट के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, इट कॉल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इन सिटी। तो पहला तो आपको सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक्सेस टू और एंजॉयमेंट ऑफ गुड्स फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पब्लिक। क्या ये है? देखते हैं, मैंने आपको काफी कुछ बताया, उसमें आप देख के बताइएगा। इट स्टेट दैट द ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन विल अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 6 months एंड 2 years इन एडिशन टू ए फाइन। यस, ये सारे सही हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर उसमें नहीं लिखी है तो यहाँ पर भी आपको मिल गई है कि इसमें इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, फाइन कैसा होगा, क्या इस तरह का कोई जो है एंजॉयमेंट या जो है चीजों को, पब्लिक की चीजों को एक्सेस करने का इनको अधिकार दिया गया है, क्या इनके लिए कोई कमीशन बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? ये आपका आंसर डी सही होगा। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे। नेक्स्ट फिर से नए इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ हम लोग मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।